नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और हमेशा की तरह हमारी जो क्लास है वो आपके सामने आ चुकी है। आज हम 30वें दिन के बाद 31वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब इससे पहले हमने 30 क्लास कंप्लीट किए हैं। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी हैं तो आप पीछे की क्लासेस को देख लीजिए, जिससे कि एक सीक्वेंस आपका बन जाए और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बताए हैं वो आगे की क्लास में आपके काम आए और क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओ और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो सके। इसके अलावा आप इस क्लास को पहले ही अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपको फ्री के अंदर नहीं पढ़ा रहा हूं, आपसे सिर्फ एक शेयर मांग रहा हूं। अगर आप गुरु दक्षिणा के रूप में एक शेयर अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे इस वीडियो को, तो मैं ये समझूंगा आपने मेरे लिए कुछ किया है। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए आपका डाउट मैं सुनूंगा और अगली क्लास में वो डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जो नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो व्हाट्सएप पर भी आप कोई अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास का पीडीएफ आपको रोजाना मिलता है और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहां उस चैनल से आपको रोजाना क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। और अन्य कोई सूचना होती है वो भी आपको उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट दे रहे होंगे। अगर हम बात करें साथी टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। उसके अंदर 40 नंबर की आपकी साइंस है। तो जो टेक्नीशियन बनने का सपना रखते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल साबित करेगी वो आपकी साइंस होगी। और साइंस में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको इतना दावा करता हूं, साइंस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना मेरे ऊपर विश्वास करके देखो। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको दूंगा, जैसे कुछ दिन बाद, 1-2 दिन 5 दिन बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव में। हमारे 40 टॉपिक 40 दिन में 40 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई करने का ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट होता है वो डाउट क्लियर कर लीजिए मेरे से, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, अच्छे से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। मैंने आपको बताया था साथी कि जब भी कोई वस्तु ऊंचाई के ऊपर स्थित होती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का नाम होता है स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो आपको स्थितिज ऊर्जा के सूत्र के आधार पर इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इसमें क्या दे रखा है, आपको एक वस्तु दे रखी है, उस वस्तु में आपको जो द्रव्यमान दे रखा है m का मान, m का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 14 kg, दे रखा है 14 kg। इसके अलावा उसमें आपको हाइट का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 5 मीटर। और आपसे क्या पूछा है, आपसे ऊर्जा पूछी है। और मेरे साथी जब भी आपकी हाइट दे रखी होती है, m दे रखा होता है, तो आपकी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। अब देखो m का मान आपको 14 दे रखा है, g का मान आपको लेने की बता रहा है, कितना लेना है 9.8, यहां पर g का मान लेना है, क्वेश्चन में बता रखा है। h का मान आपका 5 है। आप इसको क्या करोगे, हल करोगे। आप इसको हल करोगे, अगर इसको हल करते हो, इसको गुना करते हो, तो गुना मैं करके यहां पर बता देता हूं मोबाइल के अंदर, थोड़ा जल्दी हो जाए। वैसे आप इनको गुना तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। तो मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं कैलकुलेटर में इस गुना का कर लेता हूं। 14 इंटू 9.8 इंटू 5, ये आता है मेरे साथी 686, 686 और इसके आगे क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अरे लाडलो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। और यह सूत्र हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। और जब कोई वस्तु ऊंचाई के ऊपर स्थित होती है तो उसमें हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अगर ये गति कर रही होती तो इसके अंदर हम क्या करते, गतिज ऊर्जा का सूत्र काम में लेते। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कि 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। अगर अब की बार आपको g का मान 10 लेना है, क्वेश्चन वही है। अब की बार आपको m का जो मान दे दिया मेरे साथी, वो क्या दे दिया, m का मान आपको दे दिया 15 kg। m का मान अब की बार आपको 15 kg दिया है। और हाइट जो अब की बार आपको दी है वो दी है 10 मीटर। इसके अलावा आपको
ऊर्जा ज्ञात करना है तो आप सूत्र काम में ले लोगे mgh। तो m का मान आपका 15 है, g का मान आपको 10 लेना है और h का मान आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अगर आप इनको गुणा करते हो तो कितना आता है, 1500 जूल, 1500 जूल। ऑप्शन नंबर आपका जो साथी, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना वो करेक्ट होगा। कारण देखो सभी के अंदर 1515 सूत्र आपको दे रखा है, लेकिन एक के आगे दे रखा है पीए। पीए का मतलब होता है पास्कल। तो ये पास्कल जो होता है ये तो दाब का मात्रक होता है। आपको पूछा क्या है, ऊर्जा पूछिए। इस क्वेश्चन को आपको हल करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको ऊर्जा का मात्रक पता होता तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर देते ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर जूल दे रखा है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इस ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो आप बिना सोल्व किए इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और जूल को हम क्या लिखते हैं, जे से लिखते हैं। तो जिसके आगे जे लगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। बताओ साथी समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल दे रखी है और इसका द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, वस्तु का 15 केजी दे रखा है। तो वस्तु का वेग हमें ज्ञात करना है। अब की बार हमें वस्तु का वेग ज्ञात करना है। आपको ऊर्जा दे दी और आपको क्या दे दिया, द्रव्यमान दे दिया। ध्यान से देखना, आपको जो दे रखी है मेरे साथी वो गतिज ऊर्जा दे रखी है। गतिज ऊर्जा का जो मान है वो आपको दे रखा है 120 जूल, 120 जूल। और इसमें आपको दे रखा है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है, m का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 15 केजी। और आपको ज्ञात क्या करना है, वेग ज्ञात करना है। वेग आपको ज्ञात करना है। तो साथी ध्यान रखना, यहां पर आपको गतिज ऊर्जा दे रखी है तो आप गतिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला काम में ले लोगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। इसमें आपको गतिज ऊर्जा का मान दे कितना रखा है, 120 दे रखा है। गतिज ऊर्जा का मान 120 दे रखा है। तो ये भी गतिज ऊर्जा और ये भी गतिज ऊर्जा दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी गतिज ऊर्जा का सूत्र है और ये इसका मान है। क्लियर है। अच्छा 1/2 का 1/2, m का मान आपको कितना दे रखा है, m का मान आपको दे रखा है 15। तो गुणा 15 गुणा v का मान हमें ज्ञात करना, तो v² का v² आ गया, बराबर कितना आ गया, 120। साथी अगर आप इसको आप करते हो तो इस 15 से आप 15 से 120 को काट सकते हो और 15 8 120 होता है। 15 8 कितना होता है, 120। बिल्कुल 15 8 120 ही होता होगा, आपको आती होंगी टेबल। तो चलिए इसको आगे हल करेंगे अगर हम, तो ये आएगा यहाँ पर v² का v² बराबर, ये हमारा आ गया 8 और ये इसके भाग में है। देखो v² के भाग में 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, इसके इंटू गुना में चला जाएगा। तो v² का मान कितना आ गया, v² का मान 16 आ गया। और v का अगर हम मान निकालते हैं तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट लगेगा। और v का मान कितना आ गया मेरे साथी, 4। और इसके आगे आएगा मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। साथी ये क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते थे, बिना सोल्व किए कर सकते थे, बिना सोल्व किए, क्योंकि सभी के अंदर आपको 4 दे रखा है। लेकिन इसमें जो खेला है ना, इसमें जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, वो इसके मात्रक का है। तो यहां पर वेग की बात करते हैं। वेग का जो मात्रक होता है मेरे साथी वो होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस मीटर पर सेकंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मीटर का मैंने मीटर लिख दिया और ये जो s है ना ये बट्टा में माना जाता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम m/s। अब ये s मैं ऊपर भेज दूंगा अंश में, तो ये s तो यहां पर हो जाएगा, लेकिन इसकी घात जो 1 थी ना प्लस की, वो माइनस की हो जाती है। यानी इस मीटर प्रति सेकंड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ना इस प्रकार से हो जाएगा 4 मीटर सेकंड की घात -1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा सही होगा आपका। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आपका जो घात दे रखा है 1, वो प्लस का दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा। ऑप्शन नंबर बी में माइनस का दे रखा है, ये आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। तो अगर सी की बात करते हैं इसमें घात 2 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं इसमें भी माइनस की घात 2 दे रखा है, तो 2 तो होगा नहीं और प्लस का 1 होगा नहीं। तो इसका मतलब -1 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। बताओ लाडलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दुख दर्द तकलीफ है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी मेहनत करके बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, फिर भी कोई डाउट रहता है या मेरे पढ़ाने में कोई तकलीफ आपको लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम ही मिलकर के क्या करेंगे, आपस में इंप्रूवमेंट करेंगे। हाँ, गलती निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती आप बिना सोचे समझे भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर आप मेरे अंदर कोई गलती बताते हो या कोई सुधार करने की मुझे ये सुझाव देते हो सुधार करने का, तो मैं आपका बहुत बड़ा थैंकफुल रहूंगा, क्योंकि आप मेरे अंदर सुधार करना चाहते हैं। तो जो भी आपको सजेशन देना है वो आप बता सकते हैं। साथ ही हम मिल करके
अच्छी जॉब आपको मैं दिलाने की कोशिश करूंगा, और मैं खुद, मेरा जो पैशन है साथी, वो मैं पैशन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। मेरा पैशन है पढ़ाना, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा ही रहा हूं। अब भगवान ने मुझे नौकरी दे दी तो उससे मैं खुश हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाना मेरा पैशन है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मेरा पैशन भी पूरा हो जाएगा और आपको जो जरूरत है नौकरी की, वो नौकरी भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि रेलवे के अंदर साइंस बहुत जबरदस्त पूछी जाती है, और साइंस के बिना आप रेलवे के एग्जाम निकाल नहीं सकते। साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और साइंस के अंदर मैं आपको कमी नहीं रहने दूंगा। कहीं पर भी आपको पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो। और मैं ये भी नहीं बोलता कि आप और कहीं से मत पढ़ो, हर जगह से पढ़ो, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से पढ़ो। लेकिन मैं इतना कहता हूं, जो मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, यहीं से आपको 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको डिस्कशन बताता हूं। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन दिक्कत आपको नहीं देगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान आपको बताना है। तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, और गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे साथी, क्योंकि यहां पर आपको मान दे रखे हैं। तो मान दे रखे हैं तो आपको फॉर्मूले में उसको क्या करना है, फिट करना है, और इसका कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं द्रव्यमान की, यानी m का मान हमें दे दिया 15 kg, वेग जो दे रखा है वो 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और आपको पूछिए गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो होती है मेरे साथी, उसका सूत्र आपका होता है 1/2 mv²। इसके आधार पर इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 1/2 का 1/2, m का मान आपको दे रखा है 15, और v का मान आपको 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 × 8। अगर आप इसको हल करते हो तो ये 4 हो गया, 15 चौके 60 × 8, और 8 छके 48, यानी 480 जूल। इसका जो आंसर मेरे साथ आएगा वो आएगा 480 जूल। इसमें भी देखो ऑप्शन नंबर आपका एक तो ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर एक सी दे रखा है, दोनों में 480 दे रखे हैं, लेकिन आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसी के आगे आपको क्या दे रखा है, जूल दे रखा है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इसके आगे क्या नहीं है, जूल नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है मेरे लाडले। क्लियर है बात है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई तक चली जाती है, क्योंकि इसमें होती है, जो बंदूक होती है, बंदूक से हम इस प्रकार से गोली चलाते हैं, तो गोली जो है ना, वो अपने लक्ष्य के भीतर अंदर गहराई तक चली जाती है। उसका कारण क्या है, तो साथी जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं, तो उस गोली के अंदर, उस बुलेट के अंदर क्या आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है गतिज ऊर्जा। उस गतिज ऊर्जा के कारण वो अपने लक्ष्य के अंदर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो ध्यान रखना, बंदूक की गोली जब चलती है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, उसके अंदर आपकी गतिज ऊर्जा होती है, और उसी गतिज ऊर्जा के कारण वो क्या होती है, अपने लक्ष्य के अंदर, अपने लक्ष्य के भीतर गहराई तक चली जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है। देखो, या तो बहता हुआ पानी है, या तो बहता हुआ पानी है, या फिर आपकी हवा है, या तो बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, और या फिर आपकी क्या है, बहती हुई हवा, बहती हुई हवा। बहता हुआ पानी और बहती हुई हवा दोनों के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है मेरे लाडले, इसके अंदर होती है आपकी गतिज ऊर्जा। ये आप सभी को पता है, इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, इन दोनों के अंदर ही आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो इनकी गतिज ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं, इसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग हम टरबाइन को घुमाने में करते हैं, टरबाइन को घुमाने में करते हैं। और ये टरबाइन क्या करती है मेरे साथी, ये टरबाइन आपकी फिर विद्युत बना देती है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर देती है। ये क्या कर देती है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर देती है। इस प्रकार से पंखुड़ी सी होती है, पंखड़ी सी, इसके ऊपर जब पानी गिरता है तो ये घूमती है, और घूमती है तो क्या बनती है, आपकी बिजली बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहते हुए जल या फिर बहती हुई हवा का की जो गतिज ऊर्जा होती है, उसका उपयोग हम टरबाइन घुमाने में करते हैं, और टरबाइन घूमने से हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि टरबाइन को घुमा करके हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को हम किसके अंदर बदल देते हैं, किसके अंदर, विद्युत ऊर्जा में। इस गतिज ऊर्जा को इस टरबाइन के माध्यम से हमने किसके अंदर बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। बताओ लाडलो, समझ में आया कि नहीं आया,
अरे क्लियर है कि नहीं बताओ, समझ में आया? मैं आपका कमेंट वगैरह तो देख नहीं पा रहा हूं, बस मैं एहसास कर सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं ये समझता हूं कि मुझे समझ में आ गया तो आपको भी शायद समझ में आ गया होगा, है ना? तो इसलिए मैं एक एक बात आपको बताने की कोशिश करता हूं, चाहे मैं 10 बार बता चुका हूं या 15 बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बताता हूं मैं, क्योंकि हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है, वो किसी चिकनी सतह के ऊपर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। यानी एक घन आपको दे रखा है, एक घन जो दे रखा है, उस घन का जो द्रव्यमान है, घन का जो द्रव्यमान यानी m का जो मान आपको दे रखा है, वो क्या दे रखा है? m का मान आपको दे रखा है 0.5 kg। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या दे रखा है, यह चिकनी सतह के ऊपर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यानी इस घन का जो वेग है, घन का जो वेग है वो हमें कितना दे रखा है? v का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे देखो, गति से चल रहा है, वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है। एक अन्य वस्तु है, अन्य वस्तु, एक अन्य वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है? उस वस्तु का जो द्रव्यमान यानी m का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1 kg। अब साथी यहां पर 2 प्रकार के द्रव्यमान हो गए, एक तो आपका घन का द्रव्यमान हो गया और एक आपका अन्य वस्तु का द्रव्यमान हो गया। इसलिए इसको हम मान लेंगे m1 और इसको हम क्या मान लेंगे? m2 मान लेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है उससे टकराता है और वो दोनों एकल वस्तु के रूप में क्या हो जाते हैं? साथ में आगे बढ़ते हैं। यानी ये मान लो कोई अन्य वस्तु है और ये मान लो क्या है? घन है। जैसे ही ये घन इस प्रकार से आके इसके टकराता है, इसका द्रव्यमान 1 kg है, इसका द्रव्यमान 0.5 kg है। जैसे आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद ये क्या करने लगते हैं? इस प्रकार से आगे आगे गति करने लगते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको इस m का द्रव्यमान दे दिया 0.5 kg और इस घन का आपको वेग भी दे दिया। लेकिन साथी यहां पर समझने की बात यह है कि ये जो अन्य वस्तु थी ना, इसका वेग आपको नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये स्थिर अवस्था में थी। किस अवस्था में थी? स्थिर अवस्था में। यानी कहने का मतलब अन्य वस्तु का जो वेग है ना, अन्य वस्तु का वेग, वो जो v है उसका मान आपका होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दे रखा, इसके वेग के बारे में नहीं दे रखा। इसका मतलब ये किस अवस्था में थी? स्थिर अवस्था में थी। मान लो इस प्रकार से ये 1 kg की वस्तु थी और इसके आगे इस प्रकार से टकराया कौन? कोई दूसरा घन टकराया, तो ये स्थिर में थी और ये आपकी गति कर रही थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम v1 मान लेंगे, यहां पर हम क्या मान लेंगे? v2 मान लेंगे। यहां तो कोई तकलीफ है तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब क्या दे रखा है? वो दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान हुई गति ऊर्जा की क्षति ज्ञात कीजिए। यानी ऊर्जा के अंदर कितनी हानि हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो साथी ध्यान रखना, जब भी टक्कर होती है, जब भी टक्कर होती है तो टक्कर होने की स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है? संवेग निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? संवेग निकालना पड़ता है। और आपने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि जब भी कोई टक्कर होती है तो टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद दोनों स्थितियों में संवेग हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो यहां पर हुई है टक्कर, टक्कर हुई है, इसलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? संवेग संरक्षण के नियम का प्रयोग करेंगे। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है मेरे साथी? संवेग संरक्षण का जो नियम है वो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, यानी टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का वेग, संवेग, और टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं के संवेग का जो मान है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो यहां पर मैंने किया m1 v1, यानी इस घन का संवेग मैंने निकाल लिया, ये घन का संवेग आ गया, और ये मैंने निकाल लिया अन्य वस्तु का संवेग, ये अन्य वस्तु का संवेग आ गया। देखो अन्य वस्तु का m2 और v2, क्योंकि p बराबर संवेग बराबर आपका होता है mv, ये तो आपने पढ़ा है, p बराबर mv होता है। तो ये मैंने किया घन का और ये मैंने निकाल लिया वस्तु का, अन्य वस्तु का।
अब आगे क्या दे रखा है, टक्कर के बाद में क्या होता है, टक्कर के बाद में वो दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हैं, दोनों वो संयुक्त रूप से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टक्कर के पहले की बात तो ये हो गई, और टक्कर के बाद में जो आपका M1 था और आपका जो M2 था वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और ये दोनों मिल करके आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसका वेग हमें नहीं दे रखा, तो उसका वेग हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। देखो ये तो दोनों का संयुक्त रूप से क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया, और ये आ गया v। तो ये आपका मिलकर के क्या हो गया, संवेग हो गया टक्कर के बाद, और ये टक्कर के पहले का संवेग, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अरे लाडलो, ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इतना सा आपको समझना था कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो यहां पर मैंने M1 प्लस M2 क्यों किया, क्योंकि टक्कर के बाद वो दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हैं, ये बात क्वेश्चन में दे रखी है। तो संयुक्त रूप का मतलब होता है दोनों को आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में इनका द्रव्यमान आपस में जुड़ जाएगा, और फिर वो v वेग से आगे बढ़ते हैं, तो v हमने इसका वेग मान लिया। तो देखो अब यहां पर मान रख दो, M1 का मान आपको दे रखा है 0.5, V1 का मान आपको दे रखा है 2 प्लस M2 का मान आपको दे रखा है 1 प्लस V2 का मान आपको दे रखा है 0 बराबर M1 का मान 0.5 प्लस M2 का मान 1.0 और गुणा में V का मान आपको पता नहीं है, इसलिए V का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो इन दोनों को गुणा करने पर आता है आपका 1 प्लस इन दोनों को गुणा करने प्लस जोड़ने पर आता है 1 बराबर, इनको अगर आप जोड़ते हो तो ये आता है आपका 1.5 और गुणा में क्या आ गया v, तो ये हो जाएगा 2 बटे, ये 2 का 2 हो गया, और ये गुणा में है v के, ये इसके भाग में आ जाएगा 1/5 बराबर 1.5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी ये समझ में आया होगा आपको, इन दोनों को जोड़ने पर 2 हो गया, और ये गुणा में था, ये भाग में आ गया। अगर यहां से हम v का मान निकालते हैं, अगर यहां से हम v का मान निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है 20/15, और अगर इसको हम कितने से काटते हैं, 5 से काटते हैं, तो ये आता है आपका, अच्छा यहां पर ये 0 हो जाएगा मेरे साथी, गलती कर दी मैंने, थोड़ी सी गलती कर दी, यहां पर मैंने प्लस कर लिया, प्लस नहीं होगा, एक बार फिर से समझो। ये आपका 0.5 का 0.5, ये 2 का 2 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, ये इसका द्रव्यमान था 1, और ये आपस में दोनों आपस में गुणा में है, गुणा में है तो ये आपस में 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपका बचेगा 1, और प्लस में यहां पर क्या बचेगा, 1 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0 बराबर 0.5 को 1.5, 0.5 को 1 0 से जोड़ेंगे तो ये आपका 1.5 होगा, और गुणा में आपका क्या हो जाएगा v। तो यहां से आपका जो v का मान निकलेगा वो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और ये गुणा में था ये भाग में हो जाएगा, यानी ये आपका 10/15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। अगर v का मान अगर यहां से निकालते हैं तो यहां से हम काट देंगे, 2/3 आ जाएगा, v का मान आपका 2/3 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको ऊर्जा की क्षति पूछिए, ऊर्जा की हानि कितनी हुई। तो पहले ऊर्जा कितनी थी, देखो इसके अंदर तो ऊर्जा थी नहीं, गतिज ऊर्जा, इसके अंदर तो गतिज ऊर्जा थी नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो स्थिर था। तो गतिज ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर थी, इसके अंदर थी, तो इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, और दोनों को हम आपस में घटा देंगे, तो जो हमारी क्षति आएगी वो हमें पता लग जाएगी। कैसे, देखो टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv² के आधार पर क्या करेंगे, देखो ये 1/2 का 1/2 आ गया, m का मान हम क्या लिख देंगे, m का मान लिख देंगे यहां पर 0.5 गुणा v का मान हमारा टक्कर से पहले कितना था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बराबर। अब हम करेंगे टक्कर के बाद की बात। टक्कर के बाद में दोनों का जो द्रव्यमान है ना वो 0.5 नहीं रहा, टक्कर के बाद में कितना हो गया, टक्कर के बाद में आपका ये हो गया, क्योंकि आपस में जुड़ जाते हैं, वो बोल रखा है ना, आपस में संयुक्त होकर के आगे बढ़ते हैं, तो दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/2 का 1/2 आएगा। अब की बार द्रव्यमान की जगह आपका 1.5 आ जाएगा, और गुणा में v का मान अभी हमने निकाला है कितना, 2/3, 2/3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको हमें हल करना है, 1/2 से हमने 1/2 को काट दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका बचेगा 5/10, ये 10 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हटा दिया, गुणा 4 बराबर 15/10 गुणा, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा आपका 4/9, क्या आएगा, 4/9। अब देखो ये बराबर नहीं करना, ये हमें माइनस करना है, ये हमें क्या करना, माइनस, क्योंकि दोनों के अंदर हमें क्षति ज्ञात करनी है, इसका हम क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, तभी हमारे पता चलेगी कितनी क्षति हुई है, यानी पहले कितनी थी और अब कितनी है। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, बराबर नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो ये हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे कितने से, 5 से कम 5, यानी 1/2 ही तो आएगा, और इस 2 को हम, यहाँ पर 2 आया, इस 2 को हम कितने से काट देंगे, 4 से काटेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ 2 बचेगा, माइनस
इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आपका 3 से कटता है कितनी बार, 3 बार, और ये आपका 3 से कटता है 5 बार। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 को हम इससे काटेंगे तो ये आपका बचेगा 2/3। यानी आपको क्या करना है, इस 2 में से 2/3 को घटाना है। 2 में से आपको 2/3 को घटाना है, तो देखो 2/1 कर लेंगे, माइनस में 2/3, तो यहां पर इसका लघुत्तम आ गया 3, और यहां पर आएगा आपका 3 दूनी 6, माइनस यहां पर 2, तो ये आपका बचेगा 4/3। और 4 में आप 3 का भाग दोगे, देके देख लो 3, ये हमने क्या कर दिया, एक बार फिर से सोल्व करते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जाती है। देखो टक्कर से पहले हमारी ऊर्जा हो जाएगी 1/2, m का मान हमारा हो जाएगा 0.5 गुणा द्रव्य जो हमारा वेग है उसका मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस अब हम करेंगे टक्कर के बाद, यानी 1/2 गुणा इसका हम जो द्रव्यमान है वो अब की बार 1.5 ले लेंगे, और गुणा v का हम क्या कर देंगे, v कर देंगे, और v का मान हमारा 2/3 आया है, ये रहा 2/3 का स्क्वायर। अब देखो आगे, ये हम काट नहीं सकते थे, मैंने काट दिया था 1/2 को 1/2 से काट दिया था ना, वो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर। अब देखो कैसे करेंगे, ये आप 2 से इसको काट सकते हो 2 बार, क्लियर है बात है। तो ये बचेगा 5/10 गुणा 2 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा आपका 15/10 गुणा 4/9, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 को 2 से काट देंगे, यहां पर बचेगा 1, माइनस इसको हम काटेंगे कितने से, 3 से 3 बार, इसको 5 बार, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, और इस 2 को हम 2 से काट देंगे, फिर से क्या हो गया इसके, अरे यार दिमाग चला कहां गया, ये तो हो गया 1/2 का 1/2 गुणा 15/10 गुणा 4/9, यही तो करना है। तो इसको हम काट देंगे 2 बार, इसको हम काट देंगे 5 बार, ये 5 एकम 5, 3 3 9, हाँ। अब ऊपर तो क्या बचा, यहां पर ऊपर तो बचा 1, और नीचे क्या बचा आपका 3 बचा। अब की बार आपको क्या करना है, 1 में से 1/3 को घटाना है, 1 में से 1/3 को घटाओगे तो 3 लघुत्तम आ गया, तो 3 माइनस 1 यानी क्या बचेगा 2/3, और 2/3 का अगर आप निकालते हो तो ये बनता है आपका 0.6666, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.67 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.67, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा मेरे साथी वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी तकलीफ हुई होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपका था कि एक 0.5 किलोग्राम का एक द्रव्यमान का एक घन था, उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड था, वो किसी अन्य वस्तु से टकराता है, उसका वेग, उसका जो द्रव्यमान था वो 1 kg था, और उसका वेग हमें नहीं दे रखा है, वो स्थिर अवस्था में था, इसलिए इसका वेग क्या हमने मान लिया, 0 मान लिया। तो यहां पर टक्कर हुई है, टक्कर की स्थिति जब भी आती है तो आपका संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, और संवेग संरक्षण का नियम, टक्कर से पहले आपका घन का संवेग आ गया, और आपका जो अन्य वस्तु थी उसका संवेग आ गया, उसका योग, और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो बराबर रहेगा, और टक्कर के बाद वो दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों का द्रव्यमान हमने जोड़ दिया, और उसका वेग हमने पता करना है, क्योंकि वेग हमें नहीं दे रखा है, इसलिए वेग को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। यहां से अगर हम v का मान निकालते हैं तो v का मान 2/3 निकल के आता है। अब आपको क्या पूछी थी, अब आपको पूछी थी कि इसमें ऊर्जा की कितनी क्षति हुई, यानी ऊर्जा की कितनी हानि हुई। तो एक ऊर्जा तो इसके अंदर है और एक टक्कर के बाद में है, तो इसकी ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा का हम अंतर निकाल लेंगे। तो ये तो आ गई टक्कर के पहले की ऊर्जा, और ये आ गया आपके टक्कर के बाद की ऊर्जा। यहां पर तो द्रव्यमान 0.5 काम आएगा, क्योंकि ये वाला 0.5, और टक्कर के बाद में आपका 1.5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टक्कर के बाद में दोनों अन्य वस्तु और आपके जो घन है वो आपस में संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों का योग हो जाएगा। और ये v का मान हमने यहां पर निकाला था, अगर इसको हल करते हैं, इस कैलकुलेशन को हल करते हैं तो हमारा निकल के कितना आता है, 0.67 जूल निकल के आता है। क्लियर है बात है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, यानी हम बंदूक से इस प्रकार से गोली चलाते हैं तो जो गोली है उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा किससे अधिक होती है,
बंदूक से अधिक होती है। बंदूक है ना, उसका वेग कम होगा और जो गोली है वो तेजी से आगे निकल जाएगी। कहने का मतलब जो बुलेट है उसकी गतिज ऊर्जा, बुलेट की गतिज ऊर्जा हमेशा किसकी तुलना में अधिक होती है? बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर है बात है? बंदूक की तुलना में बुलेट की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, क्योंकि गोली अधिक तेजी से चलेगी और बंदूक भी आप अपना पीछे की साइड क्या करती है? धक्का देती है, तो वो इतनी तेज गति से नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा बुलेट की अधिक हो जाएगी और आपकी बंदूक उसकी कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? साथ ही हम बात करते हैं सबसे पहले हीलियम की। हीलियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? हीलियम की जो खोज है वो 1867 ईस्वी में की गई थी और एक वैज्ञानिक का नाम था जानेसन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था लोकियर। ये दो वैज्ञानिक थे। तो जो जानेसन है इसने ऊपर क्या की थी? ऊपर यानी अंतरिक्ष में ऊपर की साइड जानेसन ने हीलियम की खोज की थी कि तारों के ऊपर क्या होता है? हीलियम होता है अंतरिक्ष में। और नीचे जो पृथ्वी के नीचे की बात करें तो किसने खोज की थी? तो नीचे खोज की थी लोकियर ने। ठीक है, ये तो हीलियम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। अगर हम क्लोरीन की बात करें मेरे साथी, तो क्लोरीन की खोज की थी एक कार्ल सीले नाम का वैज्ञानिक था। कार्ल सीले नाम के वैज्ञानिक ने क्लोरीन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं मेरे साथी, तो नाइट्रोजन की जो खोज है वो 1772 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। और एक आपको दे रखा है हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की जो खोज है वो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। तो आपको पूछा था रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो नाइट्रोजन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, CuOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? CuOH2 यानी कैल्शियम, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान आपको पूछा है। देखिए सूत्र आपको दे रखा है यहां पर CaOH2। कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहां पर बाहर 2 दे रखा है इसलिए हम इसको कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, बाहर 2 दे रखा है इसलिए हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, कुछ मैंने आपको द्रव्यमान बताए भी थे। अगर आप वो द्रव्यमान याद कर लेते हो मेरे साथी तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस प्रकार का, है ना। वो मैं फिर से आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, इसके अलावा सोडियम का आपका 23 होता है। इसके बाद आपका मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम उसका 26 होता है, एल्यूमिनियम का आपका 27 होता है, उसके बाद आपका सल्फर होता है उसका 32 होता है, इसके बाद आपका कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम उसका होता है 40। ये कुछ याद कर लीजिए मेरे साथी, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ये याद है आपको तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए। ये आ गया 40 प्लस 16 दूनी 32 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2। तो आप इसको जोड़ते हो, 40 प्लस 34 ये कितना आ जाता है आपका? 74। कितना आ जाएगा? 74 यूनिट। देख लो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये याद कर लीजिए आप, अगर ये याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान के खालिस्तान एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। यानी कहने का मतलब जो आपका परमाणविक जो द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान होता है परमाणु का, उसको हम किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं? तो याद रखना मेरे साथी, जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो कार्बन 12 एक समस्थानिक होता है। कार्बन 12 क्या होता है? एक समस्थानिक। कार्बन 12 एक समस्थानिक होता है। इस कार्बन 12 के समस्थानिक के 1/12वें भाग के बराबर, 1/12वें भाग के बराबर आपका क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। याद रखोगे मेरे साथी कि आपका जो कार्बन 12 एक समस्थानिक होता है कार्बन का,
उस समस्थानिक के 1/12वें भाग के बराबर क्या होगा? आपका परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो आपको यही पूछा है कि किसी भी तत्व का अगर हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो वो किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं? तो याद रखोगे मेरे साथी, कार्बन 12 के सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं, और कार्बन 12 को क्या लिख सकते हैं? C12 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो कार्बन 12 के आधार पर, कार्बन 12 के सापेक्ष हम क्या करते हैं? किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का हम क्या करते हैं? परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। और वो कितने में भाग के बराबर होता है? तो 1/12वें भाग के बराबर होता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन 12 के कितने भाग के बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है? तो 1/12वें भाग के बराबर। ठीक है। एक आपका होता है C14। इसका उपयोग किसके अंदर होता है? साथी ध्यान रखना, यह भी एक प्रकार का समस्थानिक होता है, और इसका जो उपयोग है वो फॉसिल डेंटिंग विधि के अंदर काम आता है। फॉसिल डेंटिंग विधि में, फॉसिल डेंटिंग विधि क्या होती है? इस फॉसिल डेंटिंग विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं। जीवाश्म जो होते हैं उनकी आयु का पता लगाते हैं। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में C14 का प्रयोग किया जाता है, और C12 का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में। ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान आपका 14 दे रखा है, और हाइड्रोजन का परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 1 दे रखा है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अमोनिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अमोनिया का जो सूत्र होता है मेरे साथी वो होता है NH3। अमोनिया एक होता है अमोनिया, ठीक है, एक होता है आपका अमोनियम, एक आपका अमोनियम होता है। अमोनियम का सूत्र होता है NH4 और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब की बार आपको यहां पर पूछा है अमोनिया। अगर अमोनियम पूछता तो हम ये सूत्र काम में लेते, और अब की बार हमें पूछ लिया अमोनिया, इसलिए हम ये सूत्र काम में ले लेंगे NH3। इसके आधार पर हम क्या करेंगे? इसका द्रव्यमान निकालेंगे। देखो N का द्रव्यमान आपको 14 दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है 1, लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार है? 3 बार है, इसलिए हम क्या कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे, तो यह आएगा 14 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 17। देख लो कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक ही बात है, परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो साथी मैंने अभी भी बताया था, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन जो धातु होती है, कार्बन जो अधातु होती है, उस कार्बन का एक समस्थानिक होता है C12। इसके आधार पर हम क्या करते हैं? इससे तुलना करके हम क्या करते हैं? परमाणु भार का निर्धारण करते हैं। तो वो आपका तत्व कौन सा हो जाएगा? वो आपका तत्व हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, और कितने भाग के बराबर होता है? तो ध्यान रखना, C12 के 1/12वें भाग के बराबर हम क्या करते हैं? परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करते हैं 1/12वें भाग के बराबर। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का अपेक्षिक द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान आपको बताना है। SO2 का द्रव्यमान आपको बताना है। देखो SO2, यहां पर S जो है वो सल्फर, और सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 जो है वो यानी ऑक्सीजन है वो 2 बार है, इसलिए हम क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे, तो यह आएगा आपका 32 + 32 यानी कितना आ जाएगा? 64 यूनिट। 64 यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका C इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर C। बताओ समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है? मृत कोशिकाओं का कौन सा बना होता है? देखिए साथी, अगर हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम की, तो जो जाइलम होता है वो करता क्या है? पौधों के अंदर जल का वहन करता है, जल का वहन। ठीक है, इसके अलावा जड़ के द्वारा या नीचे के जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, पौधे के नीचे के खाद्य पदार्थ, नीचे बोले तो मिट्टी के अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कोई खनिज पदार्थ हो गया, उन खाद्य पदार्थों को, उन खनिज पदार्थों को का जो वहन है वो भी कौन करता है? आपका जाइलम करता है। क्लियर है बात? जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और वो 4 कोशिकाएं होती हैं, उसमें एक होता है आपका जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा।
दूसरा होता है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। तीसरा जो होता है वो होता है जाइलम वाहिका, वाहिका। और 4 नंबर आपका होता है वाहिनिका, वाहिनिका। ये 4 भागों से मिलकर के आपका बना होता है जाइलम। और साथ ही ये जो 3 होते हैं ना, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपके मृत होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक है ना, ये एक, ये आपका जीवित होता है, ये आपका जीवित होता है। क्लियर है बात है। पेरेनकाइमा आपका क्या होता है, जीवित होता है। इसके अलावा सारे के सारे जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जाइलम का अधिकांश जो हिस्सा है ना, अधिकांश हिस्सा वो मृत है। इसका मतलब ये जाइलम भी क्या हो जाएगा, मृत उत्तक हो जाएगा एक प्रकार का। ठीक है, समझ में आई बात। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, पेरेनकाइमा की बात करते हैं। पेरेनकाइमा जो होता है वो एक प्रकार का जीवित होता है। क्या होता है, जीवित। और साथ ही ये काम क्या करता है, ये पौधा जो भोजन बनाता है उस भोजन को इकट्ठा करता है, भोजन को अपने पास में क्या करता है, इकट्ठा करता है। यानी पौधे को जितने भोजन की आवश्यकता होती है वो भोजन तो काम में ले लेता है, लेकिन जो अतिरिक्त जो भोजन होता है उसको अपने पास में इकट्ठा कौन रखता है, तो वो है पेरेनकाइमा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा, अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें मेरे साथी, तो ये है ना, ये एक प्रकार का जीवित होता है। और इसके जो कोने होते हैं, कोने वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इसके कोने क्या होते हैं, मोटे होते हैं। यानी कहने का मतलब कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोनों पर से मोटी होती हैं। क्यों होती हैं, उसका कारण क्या है। कोनों पर से मोटी होने का कारण ये है कि इसके ऊपर 3 पदार्थों का जमाव पाया जाता है। उसमें एक पदार्थ आपका है सेलुलोस, एक आपका है सेलुलोस, एक आपका होता है हेमीसेलुलोस, और एक आपका आपको दिखाई देगा, हाँ, एक आपका होता है पेक्टिन। इन 3 पदार्थों के जमाव के कारण इस कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोनों पर से क्या होती है, मोटी होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम, एक आपको दे रखा है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा के अलावा मैं आपको एक बताऊंगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो स्क्लेरेन जो काइमा होता है वो भी जीवित होता है, लेकिन ये क्या करता है, पौधे को मजबूत बनाता है, दृढ़ बनाता है। यानी पौधा जो होता है उसको कठोर बनाता है, पौधे को क्या करता है, कठोर बनाता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो माफी चाहूंगा, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी कठोर होती है। वो माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़े बीमार हूं, इसलिए खांसी जुकाम वगैरह है, तो अपने माइंड के ऊपर इसको हावी मत होने देना। तो स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। किसका, लिग्निन का जमाव। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा क्या काम करता है, कोलेनकाइमा जो होता है मेरे साथी, वो पौधे के अंदर लचीलापन लाने का काम करता है। लचीलापन, ये पौधे में क्या करता है, लचीलापन लाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपको दे रखा ऑप्शन नंबर डी में एरेनकाइमा। एरेनकाइमा भी एक प्रकार का आपका जीवित उत्तक होता है। और जो एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा वो क्या काम करता है, ये जलीय पौधों में पाया जाता है, जलीय पौधों में। और ये तैरने में सहायता प्रदान करता है, पौधे जो तैरते हैं उसमें सहायता प्रदान करता है आपका एरेनकाइमा। ठीक है, तो आपको पूछा था कि निम्न में से कौन सा मृत कोशिकाओं का बना होता है तो कौन बना होता है साथी, जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट, 15 हो गया, हाँ 16। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बढ़ा देता है या बड़ा होता है। कहने का मतलब इनमें से किस उत्तक का अंदर का जो भाग है वो बड़ा होता है। तो साथी ये तो आपको याद करने वाले क्वेश्चन है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा, इसका जो अंदर की जो कोशिकीय भाग होता है, अंतरकोशिकीय जो भाग होता है, अंतरकोशिकीय भाग वो क्या होता है, ये आपका होता है बड़ा। कोलेनकाइमा का अंतरकोशिकीय या फिर अंतर अवकाशीय जो भाग होता है वो बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कोलेनकाइमा का जो भाग है वो अंदर का कोशिका का भाग है वो क्या होता है, बड़ा होता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधों के तनों के जो छल्ले होते हैं उसके रूप में पाई जाने वाली जो आकृति होती है जो उनकी वृद्धि में सहायता प्रदान करती है, वो उत्तक कहां पर पाए जाते हैं? वृद्धि के जो उत्तक होते हैं साथी वो विभज्योतक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? विभज्योतक में। विभज्योतक उत्तक में पाए जाते हैं। और विभज्योतक उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा होता है आपका पार्श्व विभज्योतक, और तीसरा आपका होता है विशेष विभज्योतक। विशेष विभज्योतक, ये तीन प्रकार के होते हैं। इसको कहा जाता है एपिकल मेरिस्मेटिक, इसको कहा जाता है लेटरल मेरिस्मेटिक, और इसको कहा जाता है मेरे साथी विशेष जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको वर्टिकल बोल सकते हैं, या फिर ये विशेष होता है, स्पेशल होता है ये। ठीक है, तो एपिकल और लेटरल, ये जो एपिकल होता है ये क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है, और ये क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है। ये मोटाई में वृद्धि करता है। तो अगर हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका जो आरआरबी जो बोर्ड है, आरआरबी बोर्ड, उसने इसका आंसर ए माना है। इसका आंसर क्या माना है? ए माना है। लेकिन इस 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए भी सही है, और ऑप्शन नंबर इसका सी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं दे रखी है कि वृद्धि किसके अंदर पूछी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वृद्धि पूछी गई है, ना तो लंबाई में वृद्धि पूछी है, ना पार्श्व में वृद्धि पूछी है यानी साइड में वृद्धि पूछी है, ना मोटाई की बात पूछी है। अगर मोटाई की बात पूछता तो उत्तर आपका हो जाता लेटरल। अगर आपको लंबाई में वृद्धि पूछता तो आपका उत्तर हो जाता एपिकल मेरिस्मेटिक। लेकिन यहां पर तो सिर्फ आपको वृद्धि पूछी है, तो ये दोनों ही क्या करते हैं? वृद्धि करने का काम करते हैं। तो आरआरबी के अनुसार इसका आंसर ए सही है, और मेरे अनुसार इसका आंसर ए भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखोगे, क्या पता आगे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिले जिसके अंदर आपको डाउट पैदा होता हो, है ना। तो ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं एग्जाम के अंदर जिसको बोर्ड है वो डिलीट भी कर देता है, ऑप्शन ऐसे दे देता है जिसके दो ऑप्शन सही होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन ये था। इसमें एपिकल वाला भी सही है और लेटरल वाला भी सही है, यानी ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद करना है एपिकल जो होता है यानी शीर्षस्थ जो होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है, और जो आपका पार्श्व यानी जो लेटरल होता है वो क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वृद्धि की बात पूछी थी, लंबाई और मोटाई की बात कुछ नहीं दी, इसलिए दोनों ही हम क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। अब आपके अनुसार ए याद रखना, ठीक है, आरआरबी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जड़ कहां होती है? नीचे, और नीचे के जो खाद्य पदार्थ हैं उनका संचरण कौन करता है? तो नीचे जो होता है वो होता है जाइलम आपका। तो जाइलम क्या करेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह को ऊपर की ओर क्या करता है? परिवहन करता है। अगर हम पत्तियों के खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, पत्तियों से जो खाद्य पदार्थ होता है उसका वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर पत्तियों की पूछता, पत्तियों से खाद्य पदार्थ का वहन कौन करेगा? पत्तियों से खाद्य पदार्थ का वहन जो करेगा वो करेगा फ्लोएम। फ्लोएम। अगर जड़ों के खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, जड़ों से जो खाद्य पदार्थ है, जड़ों से जो खाद्य पदार्थ है उसका वहन कौन करेगा? तो साथी ध्यान रखना, जाइलम करेगा। कौन करेगा? जाइलम। ठीक है, तो जड़ों से खाद्य पदार्थ का वहन जाइलम करेगा, और पत्तियों से खाद्य पदार्थ का वहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो यहां पर आपको जड़ों की बात पूछी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका जो जाइलम वाला है ऑप्शन नंबर बी वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसके अलावा जाइलम जो होता है वो जल का वहन भी करता है, और ये क्या करता है? भोजन का वहन करता है। ये मैं आपको पीछे कई बार बता चुका हूं, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। यानी स्थायी उत्तक का निर्माण कौन करता है? तो ध्यान रखना साथी, स्थायी उत्तक का निर्माण करता है आपका विभज्योतक। विभज्योतक उत्तक जो होता है ना मेरे साथी, उसके बारे में आपको बता देता हूं। विभज्योतक जो उत्तक होता है आपका, विभज्योतक जो उत्तक होता है ये क्या करता है? विभाजन करने की जो क्षमता होती है, विभाजन की जो क्षमता होती है उसको त्याग देता है, यानी उसको खो देता है, और इसके विभाजन की क्षमता खो देने पर
उत्तक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। स्थायी उत्तक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। विभजोतक जो उत्तक है वो अपने विभाजन होने की क्षमता खो देता है और किसका निर्माण कर देता है, स्थायी उत्तक का निर्माण कर देता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं विभेदन। क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। तो ध्यान रखना, विभेदन की क्रिया के द्वारा स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, किस क्रिया के द्वारा होता है। तो ध्यान रखोगे यहाँ पे विभेदन की क्रिया के द्वारा। विभेदन किसको कहा जाता है कि जब विभजोतक उत्तक अपने विभाजन करने की क्षमता खो देता है और स्थायी उत्तकों का निर्माण कर देता है, उस घटना को हम कहते हैं विभेदन। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक यानी विभजोतक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं या फिर त्याग देते हैं। उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, तो उसके द्वारा मेरे साथी स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। मैंने अभी तो आपको बताया है कि जो विभजोतक उत्तक यानी जो मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक होते हैं वो विभाजन करने की क्षमता खो करके, त्याग करके किसका निर्माण करते हैं, स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, विभेदन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट। बताओ लाडलो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्लास में आपको डिस्टर्बेंस लगा, कोई दिक्कत हुई मेरी क्लास लेने में, बोरिंग लगी या पढ़ने में मज़ा नहीं आया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा साथी। पूरी मेहनत करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं दिन प्रतिदिन सुधार करता जाऊँगा और आपको अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत जल्द हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर मैं 1-2 क्लास और ऐड कर दूंगा, थ्योरी वगैरह की क्लास, न्यूमेरिकल वगैरह की क्लास, जिससे कि आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए और आपको कहीं अलग भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन उसके उपलक्ष्य में मैं आपसे इतना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, मैं इतना चाहूँगा कि आप अपने बड़े भाई का सहयोग कर दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी थोड़ा फायदा मिले और मेरे को भी मोटिवेशन मिले, काम करने का जोश मेरे अंदर आए। क्योंकि साथी जब मैं मेरे सामने बहुत सारे दोस्त मैं देखूंगा तभी पढ़ाने में मज़ा आएगा। क्या आप तो बात मानते ही हो। तो क्लास को आप एक बार शेयर कर देंगे अगर आपको अच्छी लगी है, मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो क्लास को शेयर करेंगे। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मत करना मेरे साथी, लेकिन आप पढ़े इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।